वैसे इसके उत्पत्ति क्रम के बारे में बताने के पहले मैं इसका महत्व भी बताना चाहूँगा। ठीक है, महत्व ऐसा है कि 2001 में भाषाई जनगणना की गई। जब भाषाई जनगणना की गई तो देश में प्रचलित कुल 29 भाषाएं ऐसी थीं जिनके प्रयोगकर्ता 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। उसमें हमारी छत्तीसगढ़ी भी शामिल थी, मतलब छत्तीसगढ़ी के प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। ठीक है, और यह प्रदेश की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या की एक संपर्क भाषा है। तो इस प्रकार इसका महत्व है। आखिर इस जो भाषा है, ये जो हमारी मातृभाषा है, वो उसकी उत्पत्ति, जैसे कि मैंने इसको मातृभाषा इस संदर्भ में मैं कहा, राज्य भाषा के संदर्भ में कहा है इसे। ठीक है, तो इसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि इस छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति कैसे हुई, छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के क्रम में हमें सबसे पहले संस्कृत भाषा को रखते हैं, संस्कृत भाषा को रखते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा को बहुत सारी भाषाओं की आदि जननी कहा जाता है। ठीक है, आदि जननी कहा जाता है। इस संस्कृत भाषा के 2 प्रकार हैं। देखिए, एक वैदिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, एक है दोस्त लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ये काल के आधार पर इसका निर्धारण हम करते जाते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? काल के आधार पर हम भाषाओं के विकास क्रम को समझते हैं और विशेषकर हमारी छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृत था उसका प्रयोग, वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग जो वैदिक कालीन था उसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, लौकिक संस्कृत जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्रचलित था। ठीक है, तो हमारे जितने भी वेद लिखे, ग्रंथ लिखे, अरण्यक ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, महाकाव्य लिखे गए, वे सभी के सभी संस्कृत में थे। ठीक है, और जो हमारे पुराने वेद थे, उपनिषद थे, वो तो किस में थे? वैदिक संस्कृत में थे। मतलब 1000 ईसा पूर्व के पहले जो भी ग्रंथ रचित किए हुए हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, वैदिक संस्कृति भाषा में लिखे गए, और 1000 ईस्वी के बाद जो ग्रंथ लिखे गए वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। इस वैदिक संस्कृत की जो मतलब अधिक क्लिष्ट था, अधिक कठिन था, उसका संस्कृत का सरलतम रूप लौकिक संस्कृत आया। ठीक है, धीरे धीरे भाषा और सरल होती गई, क्योंकि देखिए संस्कृत जो थी विद्वानों की भाषा थी, शिक्षित लोगों की भाषा थी, तो इसका प्रयोग करना क्लिष्ट था। जन सामान्य जो है संस्कृत के प्रयोग मतलब नहीं करते थे, वो अन्य भाषाओं का उपयोग करते थे। ठीक है, और चूँकि ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथों को किन तक पहुंचाना था? जन सामान्य तक पहुंचाना था। तो धीरे धीरे भाषा में सुधार आते गया, भाषा सरल होती गई, जन सामान्य में ये प्रचलित होती गई है। हम और आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक, ठीक है मैं भाषा बता देता हूँ, फिर इससे संबंधित मैं लिपि के बारे में भी आऊँगा। तो जैसे ही लौकिक संस्कृत हो गया, लौकिक संस्कृत के बाद दोस्त, लौकिक संस्कृत के बाद हमारा आया पाली भाषा। पाली, इसको ब्लैक में ही लिखता हूं मैं, पाली भाषा, जिसे हम प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कालक्रम है, इस पाली भाषा का कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक, पहली शताब्दी तक इसका प्रचलन था। ठीक है,
पाली भाषा जिसे हम प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं, वो उसका जो कालक्रम था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक प्रचलन में था। इस पाली भाषा के उपरांत द्वितीय प्राकृत भाषा का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, द्वितीय प्राकृत भाषा आई और इसका कालक्रम जो था पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक यह प्रयोग में प्रचलन में रहा। देखिए दोस्त, अब आया तृतीय प्राकृत भाषा या तृतीय प्राकृत भाषा काल। ठीक है, तृतीय प्राकृत भाषा काल, इसे ही हम अपभ्रंश काल भी कहते हैं। भाषा के लिए हम इसे अपभ्रंश काल भी कहते हैं और इसका जो कालक्रम था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि पहले वैदिक संस्कृत आया, वैदिक संस्कृत का सरलतम रूप आया लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से भाषा आई प्रथम प्राकृत भाषा जिसे हम पाली भाषा कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हुए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लौकिक संस्कृत में हमारे रामायण हैं, महाकाव्य हैं। ठीक है, रामायण, महाभारत जैसे हमारे महाकाव्य हैं। और जो हमारा तृतीय प्राकृत भाषा काल जिसे मैं अपभ्रंश काल कहता हूँ, इसमें भाषाओं में मतलब विविधता आने लगी। पूरे भारतवर्ष में कई भाषाएं की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, इस अपभ्रंश काल को मैं इसको और अच्छे से विस्तृत करता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मेंस में हमेशा पूछता है भाषाओं का उत्पत्ति क्रम। साथ ही साथ जो प्री है और व्यापम के क्वेश्चन में भी आपको क्रम वाइज जमाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने तृतीय प्राकृत काल तक आपको बता चुका था। तृतीय प्राकृत भाषा, ठीक है, भाषा काल जिसे मैंने अपभ्रंश काल कहा, अपभ्रंश भाषा काल कहा। ठीक है, इसे मैं अन्य भागों में वर्गीकृत कर सकता हूँ। देखिए, पहला सौर सेनी, दूसरा अर्धमागधी, इसी से हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ी भाषा निकलकर सामने आएगी। मागधी, खश, ब्राचर, महाराष्ट्री, देखिए जो ये सौर सेनी है, जो सौर सेनी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है, उसमें आपकी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा और गुजराती भाषा शामिल है। ठीक है, इसमें और भी प्रकार हैं इसके, जैसे कि राजस्थानी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मवाती, मड़वाड़ी, जयपुरी। ठीक है, ये और इसको एक और होता है मालवी। ये राजस्थानी भाषा के स्थानीय प्रकार हैं। ठीक है, अगर मैं पश्चिमी हिंदी की बात करूँ तो
पश्चिमी हिंदी हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली और कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखते रहना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। स्वर श्रेणी के अंदर मैंने बताया राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। राजस्थानी के अंदर मैंने बताया मवाती, मरवाड़ी, जयपुरी और मालवी। ये मतलब राजस्थानी भाषा का स्थानीय भाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के बारे में बताया, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आते हैं और गुजराती भाषा। ठीक है, ये स्वर श्रेणी के अंतर्गत है। और जो हमारी अर्धमागधी है उसमें एक शाखा है जिसे हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। और ये पूर्वी हिंदी जो है उसको 3 भाग में और वर्गीकृत किया गया है, और वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो अगर हमेशा ये क्वेश्चन आता है हमारे प्री में कि छत्तीसगढ़ी जो है किस शाखा के अंतर्गत आता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, खस दे देगा, मागधी दे देगा, अर्धमागधी दे देगा, स्वर श्रेणी दे देगा। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ी होती है वो अर्धमागधी शाखा के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी ये भी आता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं या 3 उपभाषाएं शामिल हैं जिनका नाम है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये जो अर्धमागधी होता है दोस्त, उसमें स्वर श्रेणी और मागधी दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन स्वर श्रेणी का प्रभाव कम होता है और मागधी का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, और जो मागधी होता है उसमें पूर्वी भारत की जो अधिकतर जो मतलब भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो शामिल होती हैं, जैसे कि बिहारी, उड़िया, असमिया। ठीक है, तो ये जो बिहारी होता है वो बिहारी भाषा और कई प्रकार के होते हैं, जैसे मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही, भोजपुरी, मैथिली। ठीक है, तो हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के कई शब्द जो हैं वो भोजपुरी भाषा से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्धमागधी शाखा पे मागधी शाखा का प्रभाव होता है, इसलिए भोजपुरी के कई शब्द, मगही के कई शब्द, मैथिली के कई शब्द हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, खश, बाचड़ और महाराष्ट्री। ठीक है, जो ये ब्राचड़ होता है वो, ये खस जो होता है ये तो पहाड़ी भाषा होती है हमारी, पहाड़ी भूभागों में प्रचलित भाषा क्या कहलाती है? खश कहलाती है। और ये जो ब्राचड़ होती है इसी से हमारी पंजाबी भाषा और लद्दा भाषा निकलती है, पंजाबी, लद्दा। ठीक है, और इस महाराष्ट्री से मराठी भाषा निकलती है। ठीक है, मराठी भाषा निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप देख रहे हो कि फिर मैं एक लाइन लिखता हूँ कि छत्तीसगढ़ी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो इस प्रकार से हम अगर निष्कर्ष करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा की जो हमारी उत्पत्ति हुई उसका विकास क्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत एक था, वैदिक संस्कृत, उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत, तत्पश्चात पाली भाषा, फिर प्राकृत
भाषा, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। इसी अपभ्रंश में आया हमारा अर्धमागधी, अर्धमागधी, ठीक है। अब इसी अर्धमागधी से आया हमारी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तत्पश्चात पूर्वी हिंदी के बाद आया हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में भाखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसा है वैदिक? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, संस्कृति लिख दिया है यहाँ पे, संस्कृत है ये। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा। एक के बाद बीच में, इन दोनों के बीच में एक अन्य भाषा और आती है, भाषा का प्रकार आता है अवहट्ट, अवहट्ट, जिसका कालक्रम होता है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक, ठीक है। अब मैंने ये छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति बता दी, लेकिन आपके मन में कोई भी भाषा जो होती है उसे हम सिर्फ बोलते तो नहीं हैं, उसे हम लिखते भी हैं, क्योंकि भाषा जो है लिखित क्रम पे होती है ना। लिखने के लिए व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है, और लिखने के लिए होना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिपि, ठीक है। क्या बोला मैंने? लिपि। तो किस लिपि का प्रयोग आखिर संस्कृत में किया जाता है और किस लिपि का प्रयोग हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाता है वो मैं बताऊंगा, उसके पश्चात मैं क्लास को ख़त्म करूंगा, ठीक है। देखते जाइए। लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये सबसे सरल फॉर्मूला है, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जी हाँ, ये सही है। अब जब किसी भाषा की न्यूनतम इकाई, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, जिसका मैं उच्चारण जैसे कर रहा हूँ एक एक शब्द का, तो किसी भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि को जब वर्ण संकेतों के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह लिपि कहलाती है। ध्वनि को क्या करना? वर्ण संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करना। भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि को भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि को वर्ण संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करना, वर्ण संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ठीक है। ये लिपि कहलाता है, या भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो देखिए, जो हमारी प्राचीन भाषा थी संस्कृत, जिससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, उसके लिए जिस लिपि का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था वह लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत में बहुत पहले से कई लिपियाँ प्रचलित थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो लिपि पाई गई है अभी तक उसका अध्ययन संभव नहीं हो पाया है, ठीक है, और अध्ययन संभव नहीं हो पाया है। और कई प्राचीन लिपियाँ थी, जैसे ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, अरमाइक लिपि थी। लेकिन जो खरोष्टी और अरमाइक लिपि थी उन्हें विदेशी लिपियों के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि थी उन्हें स्थानीय लिपि के रूप में मतलब प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ब्रह्म की रक्षा के लिए जिस लिपि का विकास हुआ उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है, जैसे कि हमारे जो साहित्य थे, जो वेद थे, ग्रंथ थे, है ना, उपनिषद थे, उनका संकलन करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता थी, लिपि की आवश्यकता थी। भाषा तो हो गई हमारी संस्कृत और लिपि हो गई हमारी ब्राह्मी लिपि। तो ब्रह्म की रक्षा के लिए जिस लिपि का विकास हुआ वो कहलाता है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब ये ब्राह्मी लिपि समय के साथ साथ इसका विकास होते गया। तो ब्राह्मी लिपि के बाद यह गुप्त काल में जब आई तो इसको गुप्त लिपि कहते हैं, फिर कुटिल लिपि कहते हैं, शारदा लिपि,
तब यह दो भागों में विभक्त हुई। एक जो है उत्तर नागरी, मतलब शारदा लिपि के बाद इसका एक अन्य नामकरण सामान्य भाषा में बोलूँ तो ये बना नागरी लिपि। नागरी लिपि, ठीक है। अब देखो, चूँकि यही नागरी लिपि हमारे किसके लिए प्रयोग हो रही है? संस्कृत के लिए प्रयोग हो रही है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक देव भाषा है, देवताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए संस्कृत के लिए प्रयोग होने वाली इस नागरी लिपि को ही देवनागरी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो इस प्रकार यह लिपि क्या कहलाने लगी? देवनागरी कहलाने लगी। देवनागरी, देवनागरी लिपि कहलाने लगी। और दोस्तों, इसी देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत के लिए किया जाता है। इसी देवनागरी का प्रयोग हमारे किसके लिए किया जाता है? हिंदी भाषा के लिए किया जाता है। और इसी देवनागरी लिपि का प्रयोग हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध जो ये हुए हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा जी ने, उन्होंने छत्तीसगढ़ी के लिए प्रयोग किए जाने के लिए देवनागरी लिपि को ही उत्तम माना है, ठीक है, सबसे उपयुक्त माना है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया? लिपि बताया, छत्तीसगढ़ी भाषा का मतलब उत्पत्ति बताया, उसका विकास क्रम बताया। इसके बाद हम आगे छत्तीसगढ़ी के विकास से संबंधित, छत्तीसगढ़ी से क्या बंद किए गए हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।